तो स्वागत आप सभी का काजिन नंबर 8 के सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग इहारू के पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसने सब एजुकेशन यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप किया था। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो कि उसकी बराबरी करने की हिम्मत करे। वो हर एक चीज को काफी जल्दी सीखता और समय पर एक्सरसाइज करके खुद की बॉडी को फिट करता। इहारू ने यह देखा कि उसकी पोटेंशियल की कोई भी लिमिट नहीं है। उसे यह देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि वह कितना ज्यादा ताकतवर है। जब उसने कमांडर मीना, कैप्टन नारुमी और इसाओ सुनोमिया के बारे में सुना था तो उसने ठान लिया कि वह एक दिन उनके लेवल तक पहुंचेगा। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर इहारू किसी काइजूस के साथ डील कर रहा होता है। उसकी यह बात समझ में नहीं आ रही होती है कि वह इस काइजूस को एक ही शॉट में क्यों नहीं हरा पाया। वह तो खुद को बहुत बड़ा ताकतवर समझता था। तभी वह यूजू काइजू इहारू के ऊपर अटैक करके उसको घायल कर देता है। कंट्रोल रूम के मेंबर्स इहारू से कहते हैं कि उसको खुद को इतना ज्यादा दबाव डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसे पीछे हटकर सबसे पहले खुद की जान बचानी चाहिए। इहारू सोचता है कि सब कुछ खराब तब से होना शुरू हो गया जब उसने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया। उसने इम्प्रूव करना ही बंद कर दिया। उसने अपना बेस्ट देना बंद कर दिया, क्योंकि उसको अपनी आंखों के सामने एक ही परिस्थिति दिखती थी कि वह यहाँ पर बाकी मेंबर्स के सामने कुछ भी नहीं है। उसने खुद को पुश करके ताकतवर बनने की कोशिश करी, लेकिन तब भी वह उस अंतर को नहीं मिटा सका जो उसके और बाकी मेंबर्स में है। वह लगातार बस यही देखता है कि सभी मेंबर्स उससे आगे निकल रहे हैं। वह किसी को भी अपने पीछे नहीं छोड़ पाया, लेकिन तभी उसके सामने एक असली मॉन्स्टर अपीयर हुआ और उसको पीछे छोड़कर उससे आगे निकल गया। इहारू पत्थरों की ढेर में छिपा देखता है कि इचिकावा ने काइजू से फाइट करना शुरू कर दिया है। तभी इचिकावा वेपन 6 की कॉम्बैट पावर को अनलिश करता है, जो कि होती है 43 पर। बॉस मॉन्स्टर इचिकावा को देखते ही उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इचिकावा काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इचिकावा के टच में रहने से उस मॉन्स्टर के हाथ फ्रीज होने लगते हैं और इचिकावा ऐसी फ्रीजिंग का फायदा उठाकर उसके हाथों के ऊपर चढ़ने लगता है और वह मॉन्स्टर चिल्लाते हुए उन सभी फ्रीज आइस को तोड़ देता है, जिसे देखकर इचिकावा सोचता है कि इस मॉन्स्टर की स्किन काफी ज्यादा हार्ड है और रीजनरेशन स्पीड काफी ज्यादा तेज है। इससे उसके अटैक को उसके कोर एरिया तक पहुँचने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी और इस समय उसको और ताकत की जरूरत है। और यह सोचते ही इचिकावा की आंखें डेविल की तरह दिखने लगती हैं। कंट्रोल रूम के मेंबर्स देखकर बताते हैं कि इचिकावा की कॉम्बैट पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो 43 से होकर 46 हो चुकी है। क्या अभी लड़ते हुए भी वो खुद को ग्रो कर रहा है। तभी इचिकावा एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए उस मॉन्स्टर पर एम करके उस पर शूट कर देता है, लेकिन अभी भी इचिकावा का यह अटैक काम नहीं आया। उसे अभी और ताकत की जरूरत है। कंट्रोल रूम के मेंबर्स बताते हैं कि उसकी फोर्स पावर 51 पर हो चुकी है और साथ ही में इचिकावा से पूछते हैं कि क्या वह इस समय ठीक है। इचिकावा उनसे कहता है कि वह ठीक है, अब उसे पहले से ज्यादा क्लियर दिख रहा है। इचिकावा की बात सुनकर सभी को काफी अजीब लगता है। अचानक से वह ऐसी घिसी पिटी बातें क्यों करने लग गया। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा उस पहाड़ के ऊपर भागने लगता है और वह येंजू काइजू भी खुद को और भी विकसित करते हुए खुद को ताकतवर बनाने लगता है। इचिकावा सोचता है अगर वह ताकतवर बन जाए तो काफका और इहारू को कभी भी तकलीफ नहीं पहुँचेगी, तो इसलिए उसको यह करके दिखाना होगा। तभी वो मॉन्स्टर इचिकावा पर एम करते हुए ब्लास्ट कर देता है और इचिकावा सूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पहाड़ से हट जाता है और हम लोग देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के ब्लास्ट से उस पूरे पहाड़ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इचिकावा उस मॉन्स्टर के पीठ पर एम करके कई सारे ब्लास्ट कर देता है और इचिकावा की स्पीड पहले से भी काफी ज्यादा तेज हो जाती है। कंट्रोल रूम के मेंबर्स बताते हैं कि इचिकावा ने अपनी बॉडी को उसकी लिमिट से ज्यादा पुश कर लिया है। अगर ऐसा ही रहा तो उसकी बॉडी नहीं टिकेगी। क्या नंबर 6 ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया है? तो गाटा बताता है कि नहीं, वह खुद ही टिका हुआ है। वह लोग जो नंबर वेपन का इस्तेमाल करते हैं, जब ह्यूमन के सेल और मेगा मॉन्स्टर की इमेंस एनर्जी आपस में तालमेल बिठाते हैं तो बाकी काइजूस इससे ज्यादा काफी अट्रैक्ट होते हैं और साथ ही में इस ह्यूमन पर ब्रेन का भी असर होता है। वह न्यूरोट्रांसमीटर और ट्रांसमिशन स्पीड जैसी चीजों को एक्सपीरियंस करने लगता है। उसकी ह्यूमन डिजायर और उस इंसान की खुद की पर्सनालिटी उस पर काफी ज्यादा दबाव देने लगती है। कंट्रोल रूम का मेंबर पूछता है ऐसे तो ट्रेनिंग में कभी नहीं हुआ। वो गाटा बताता है कि यह सब कुछ बैटलफील्ड की वजह से है। जब इंसान बैटलफील्ड में उतरता है तो उसकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब हम लोग इचिकावा को देखते हैं, जो कि ओगाटा की बात याद कर रहा होता है कि वह नंबर 6 को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उसको आज के बाद इस वेपन को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलेगी। इचिकावा के दिमाग में स्ट्रेस पड़ने लगता है कि उसको यह करना ही होगा, उसको यह करना होगा। यह काफी ज्यादा दर्दनाक है। उसकी बॉडी में
काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन वह खुद को नहीं रोक पा रहा होता है। वह अपने थॉट्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। इचिकावा के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि उसको ताकतवर बनने की इच्छा जगानी होगी। जो इचिकावा के सूट से आइस निकलती है वो सभी योजू काइजूस को चिक कर एक बहुत बड़ा जोन बना लेती है, जिससे होंजू काइजूस खुद को बाल बाल बचाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इचिकावा ने 50 मीटर का एक फ्रीजिंग जोन बना लिया है। ऐसे तो वह खुद को बैकअप भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ओगाटा बताता है कि इचिकावा बाकी के टॉप मेंबर्स के सपोर्टर्स को इग्नोर कर रहा है। वह खुद ही उस होंजू काइजू से डील कर रहा है। यह एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी उस फ्रोजिंग जोन के अंदर से कई सारे सूट होंजू काइजू को आकर लगते हैं, जिसे देखकर कंट्रोल रूम के मेंबर्स बताते हैं कि 35 पर होंजू काइजू की पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी है, लेकिन इचिकावा के 16 मसल फट चुके हैं और उसकी हड्डियां भी टूट रही हैं। और हम लोग देखते हैं इचिकावा पूरी ताकत से जमीन पर कूदता है, जिससे उसका पूरा बायां पैर टूट जाता है और इचिकावा सूट के अंदर खुद को एकदम खाली पाता है, जिसे और ताकत की भूख लगी है। ओगाटा टोक को वहाँ पर जाकर उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर इचिकावा अपने अंदर रोने लगता है कि वह हार गया, वह कमजोर है, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है, वह किसी काम का नहीं है। तभी इहारू इचिकावा का नाम लेते हुए पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ओगाटा इहारू को देखकर उसको कांटेक्ट करते ही है, लेकिन इहारू कहता है कि इचिकावा ने अभी हार नहीं मानी, बस उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए। प्लीज कमांडर ओगाटा, हमें बस थोड़ा सा समय और दीजिए। कंट्रोल रूम के मेंबर्स इहारू को उस फ्रीजिंग जोन के अंदर जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन इहारू उस फ्रीजिंग जोन के स्पाइक से बचते हुए अंदर जा रहा होता है। इहारू की स्पीड और मूवमेंट को देखकर ओगाटा उसकी रिलीज फोर्स के बारे में पूछता है, जो कि 22 पर बताती है, जो कि सुनकर ओगाटा काफी अजीब फील करता है और इहारू सभी आइस से बचते हुए इचिकावा को बचाने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी एकदम से उसके सामने कई सारे स्पाइक्स आ जाते हैं और जब वह उनके होल से झांक कर देखता है तो इचिकावा ठीक उसके सामने बैठा होता है। वह उन सभी स्पाइक्स को पकड़कर उनको तोड़ने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि उसको इचिकावा पर पूरा भरोसा है, वह इस टेस्ट को पास करके ही दिखाएगा। और वह अपनी पूरी ताकत से उन सभी आइस को तोड़कर इचिकावा के पास चला जाता है और तभी इचिकावा के अंदर की वेल को महसूस करता है कि इहारू वो पास है, जो कि उसको अपना हाथ देते हुए गुड जॉब कह रहा होता है। कुछ समय बाद इचिकावा की आंखें खुलती हैं और वह देखता है कि इहारू उसको अपने पीठ पर बिठाकर भाग रहा होता है। इहारू इचिकावा से कहता है कि कमांडर ने हमें कुछ समय और दिया है और बाकी के टॉप मेंबर्स उस होंजू काइजू को उलझाए हुए हैं। उस बेस मॉन्स्टर को तुम्हारे सिवा और भी कोई नहीं मारेगा। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहाँ पे तुम आराम से उस बेस मॉन्स्टर के कोर एरिया पर अटैक कर सकते हो। इहारू की बात सुनकर इचिकावा उससे कहता है, इसमें तो तुम्हें काफी ज्यादा खतरा है। तभी इहारू एकदम से रुककर इचिकावा के हेडबैंड मारता है, यही समझाने के लिए कि इचिकावा उसको कम ना समझे। इचिकावा जो भी करता है वो अकेले करता है, लेकिन यहाँ पर इहारू भी है जो कि उसका साथ देने के लिए आया है, इसलिए वह बस चुप होकर इहारू पर यकीन करे। इहारू सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसलिए इचिकावा इहारू से कहता है कि वह उस पर यकीन करता है। इहारू कहता है कि इचिकावा उसको सिग्नल का इंतजार करे। जैसे ही इहारू इचिकावा को सिग्नल देगा, तुरंत इचिकावा उसे मॉन्स्टर पर शूट कर दे। इचिकावा को समझाने के बाद इहारू उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और कंट्रोल रूम के मेंबर्स बताते हैं कि इचिकावा वापस से अपने मेंटल स्टेट पे आ चुका है, लेकिन इचिकावा की बॉडी की कंडीशन इस समय काफी ज्यादा खराब है, वह लड़ नहीं सकता। ओगाटा सोचता है कि इचिकावा के बिना ही उसको कोर एरिया को एक्सपोज करना होगा, लेकिन उस काइजूस की डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन ऐसा लगता है कि 24 की कॉम्बैट पावर के साथ इहारू उसके डिफेंस को तोड़ पाएगा। तभी इहारू उस मॉन्स्टर की लेग पर अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर की लेग वहीं पर कट जाती है। ओगाटा यह देखता है कि 24 की कॉम्बैट एनर्जी के साथ इहारू ने उस होंजू काइजू को इतना ज्यादा डैमेज दे दिया। कंट्रोल रूम के मेंबर से फिर से उसकी स्टेट के बारे में चेक करने के लिए कहता है और कंट्रोल रूम के मेंबर्स हैरान होते हुए बताते हैं कि इहारू की कॉम्बैट पावर 41 पर है। यह सुन टोको और ओगाटा दोनों ही हैरान होते हैं और फिर से उसकी करंट स्टेट चेक हो जाती है, वापस से वो 22 कॉम्बैट पावर पर आ जाता है। यह देखकर ओगाटा को काफी अजीब लगता है और एक बार फिर से वह होंजू काइजू अपनी टेल से इहारू पर अटैक करने वाला होता है और इहारू अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाकर उसके अटैक से बच जाता है और उसका कॉम्बैट पावर इस बार 42 पर बढ़ जाता है। यह देखकर ओगाटा को हैरानी होती है कि इहारू इतना अनसुटेबल कैसे है। टोको को लगता है कि जैसे इहारू को महसूस होता है कि वह खतरे में है, वह तुरंत ही अपने कॉम्बैट पावर को ही बढ़ा लेता है। यह काफी हैरानी की बात है कि इहारू कुछ हद तक गाटा की तरह ही है। इहारू सोचता है कि वह इचिकावा के जैसा नहीं है, वह इतना
इतना फेमस व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह एक हीरो है। लेकिन उसको अंडर एस्टिमेट करने की कोई भी गलती ना करे। उसको पता है कि वह एक ऐसे रास्ते पे है जहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ी दीवार है, लेकिन इसके बावजूद भी वह उस दीवार तक पहुँचकर ही रहेगा। वह पंच करता जाएगा जब तक वह दीवार टूट ना जाए, और उसको यकीन है कि वो एक न एक दिन उस दीवार को तोड़कर पास हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि यारूसो योंजू काइजुस के हाथ पर अटैक करके छलांग मारकर उसके ऊपर चला जाता है। कंट्रोल रूम मेंबर्स बताते हैं कि जो यारू का सूट है वो ओवर हीट हो चुका है और इस समय वो अपनी लिमिट पर है। फिर यारू अपनी फुल कम्बैक्ट पावर से उस मॉन्स्टर के पीठ पे निशाना लगाकर शूट कर देता है, और जैसे ही उस होंजू काइजुस का कोर एरिया एक्सपोज हो जाता है तो वह इचिकावा को शूट करने के लिए कहता है, और इचिकावा उस होंजू काइजुस के कोर एरिया पे टारगेट करते हुए उस पर शूट कर देता है, जो कि नंबर 6 वेपन के साथ मिलकर एक फ्रीजिंग अटैक बनाता है। और वह अटैक होंजू काइजुस के कोर एरिया को चीर कर चला जाता है और सक्सेसफुली उस होंजू काइजुस को सब्जुकेट हो जाता है। एंड इसी के साथ अपना जो यह एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।